वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब वो पड़ाव जहां पर हम देते हैं दर्शकों के सवालों के जवाब। मेरे साथ हमारे मेहमान हेमंत उस्तगी, CEO वाइस इन्वेस्ट जुड़ गए हैं, अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रुपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए जुड़ते हैं दर्शकों के साथ भी। मेरे साथ हमारी पहली दर्शक भी फोन लाइन पर हैं, नेहा के पांडे। नेहा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम, मैं ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हो नेहा? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप प्रोफेसर हैं, क्या पढ़ाती हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, इंटरेस्टिंग। आपने ये प्लानिंग जो दी है, जो अपना पोर्टफोलियो दिया है, ये आपने खुद प्लान किया है नेहा? हाँ, ये मैंने खुद ही प्लान किया है। मेरे 2 बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन अच्छा। को लेके एक टेंटेटिव मैंने रखा है कि 10 साल बाद क्या फीस रहेगी या जो भी उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर रहेगा उसके लिए बिल्कुल। क्या मतलब जो अमाउंट चाहिए होगा तो वो कैसे प्लान करना है। दाद देनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। हमारे एक्सपर्ट भी शायद इस बात को मानेंगे। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने लक्ष्यों को बांधा है। 90 लाख रुपए चाहिए 10 साल के बाद आपके फर्स्ट चाइल्ड के लिए, 1.5 करोड़ चाहिए 15 साल के बाद सेकंड चाइल्ड की एजुकेशन के लिए, 4 करोड़ 25 साल के बाद बेटी की शादी के लिए आपको चाहिए, और 5 लाख रुपए आपको चाहिए रिटायरमेंट के बाद हर महीना। तो ये जो फंड्स है इनमें आप 2-2 साल से तकरीबन 1-2 फंड में आप 5 साल से निवेश कर रही हैं और बाकी 3 फंड्स में आप 2-2 साल से कर रही हैं, है ना? जी मैम। चलिए, तो मेरे ख्याल से इतना तो है कि आप अपने निवेश को अगर कम पड़ा तो बढ़ाने की भी मंशा रखती हैं, राइट? जी, मैंने भी सोचा है कि 10 to 15,000 इंक्रीज करना है, मतलब एट करेंट 10 to 15,000। ठीक है, नॉट बैड, नॉट बैड। चलिए ठीक है, तो आपका जो पहला लक्ष्य है वो ही 10 साल में आ रहा है, तो आपके सभी लक्ष्यों को हम लॉन्ग टर्म कैटेगरी के बकेट में ही डालेंगे। कोटक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, बंधन का टैक्स सेवर है, यूटीआई का स्मॉल कैप है, मिरेक का फोकस्ड इक्विटी भी है। चलिए, थोड़ा सा और सुधार किया जा सकता है इस पोर्टफोलियो में। अमोल, आपके पास है ये सवाल? जी कविता, जैसे कि आपने कहा, इन्होंने अपने लक्ष्य को काफी अच्छी तरह से बांधा है और जो जानकारी हमें दी है, सबसे पहले मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि पहले सबसे पहले एक गणित देखा जाए कि आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो आपके लक्ष्यों को पहुंचाने में आपकी कहाँ तक मदद कर सकती है। अभी आपके पास जो 20 लाख प्रोफेसर नेहा, 20 लाख जो आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट है और आपका लगभग 29,000 का SIP जो चल रहा है, वो 10 साल के बाद अगर 12% का CAGR आपका पोर्टफोलियो जनरेट करता है तो वो लगभग 1 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि आपके पास जमा होगी। 1 करोड़ 73 लाख, आई एम सॉरी, जिससे कि आप अपना लक्ष्य, पहला लक्ष्य अचीव कर सकते हैं। आपके पास जो 73 लाख बचेगा उसके साथ आपका ये 45,000, जैसा कि आपने कहा 29 या 30,000 का आपका SIP है और लगभग 15,000 रुपए आप SIP जुलाई महीने से यानी इसी माह से आप बढ़ा सकती है। तो ये 73 लाख रुपीस और 45,000 का SIP अगले 5 साल में आपको लगभग फिर से 12% के CAGR से 1 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि आपके लिए जनरेट कर सकता है। तो इससे आपका दूसरा गोल भी कंप्लीट हो जाएगा और 15 साल के बाद में आपका तीसरा जो लक्ष्य है वो 25 साल बाद, यानी आपके पास 10 साल का समय फिर भी आपके हाथ में है। उसके बाद आपके जो एग्जिस्टिंग NPS इन्वेस्टमेंट्स है और 15 लाख रुपीज एक्सेस और 45,000 का SIP, 10 और साल में आपका लगभग इससे 2.1 करोड़ का शॉर्टफॉल आपका होता है, क्योंकि आपका लगभग इसमें से 1.5 करोड़ ही आपका राशि आपकी जमा हो जाएगी 4 करोड़ में से। 40 लाख रुपीस का NPS भी हमने इसमें जोड़ा है। इसमें आपके लिए एक सिंपल, मेरे हिसाब से आप 2 चीजें कर सकती हैं ये शॉर्टफॉल को सुधारने के लिए। या तो 15,000 रुपए के SIP की जगह अगर आप पॉसिबल है तो अपना SIP 27,000 रुपए कीजिए आज से ही, यानी जुलाई में आप जो बढ़ाने वाले हैं राशि और आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये आपको इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है तो आपको हर साल, क्योंकि आपके पास समय अवधि काफी बड़ा है, 10 साल, 15 साल, 25 साल, तो आप हर साल में लगभग 6 से 8% SIP टॉपअप, SIP की जितनी भी आपकी राशि है उसमें 6 से 8% अपनी जॉब में जो इंक्रीमेंट होती है 8%, 10%, उतना ही इंक्रीमेंट आपको अपने SIP में हर साल परसेंटेज स्वरूप में करना है। इससे आपके सारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो नया 27,000 रुपीज आप SIP शुरू करने जाएंगी या तो 15,000 का, इसमें मेरा ब्रेकअप रहेगा HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड एक स्कीम आप कंसिडर कर सकते हैं और दूसरी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मैंने स्कीम्स आपके लिए एग्रेसिव चुनाव किया है स्कीम्स का,
रीजन इसका यह है कि आपकी समय इन्वेस्टमेंट की अवधि काफी लंबी है। तो अगर इन चीजों को आप फॉलो करें, एनुअल रिव्यू करें, तो मेरे हिसाब से आप अपने लक्ष्यों को काफी अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, नेहा कोई सवाल आपको पूछना है अमोल से? नहीं सर, ने दे ही दिया। मुझे मिड कैप ही पूछना था, तो 2 HDFC और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। जी जी तो क्या अगर मैं स्मॉल कैप में बढ़ाया जाए तो क्या वो भी फायदेमंद रहेगा? आपके पास ऑलरेडी एक स्मॉल कैप फंड है, इसके लिए हमने इसमें स्मॉल कैप नहीं बढ़ाया है, तो ये इसका कारण है। ऑल द बेस्ट नेहा, ऑल द बेस्ट। हम आगे बढ़ते हैं और स्वर्णलता नंदा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और ये हाउसवाइफ हैं और ओडिशा से कॉल कर रही हैं। नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार। हेलो, कैसे हो आप? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ जी। मेरे पास एक फंड है जो कि ICICI फ्लेक्सी कैप है जी। 1000 का चल रहा है, तो मैं अभी और 1000 का करना चाहती हूँ HDFC का मिड कैप फंड। ठीक है, आपने स्वर्णलता आपने ICICI का फ्लेक्सी कैप इमरजेंसी फंड के लिए चुना है? हाँ जी, इमरजेंसी के लिए। अच्छा ठीक है, और उसके अलावा आपको HDFC मिड कैप में आप ऑलरेडी निवेश कर रही हैं या करना चाहती हैं? मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, करूँ कि किसी दूसरे फंड में करूँ, ऐसा सोच रहा हूँ। ठीक है। और उसके अलावा HDFC स्मॉल कैप, HDFC हाइब्रिड और SBI फोकस, इनमें ऑलरेडी निवेश चल रहा है? हाँ, ये मेरे हस्बैंड का है। ये मेरा आपके हस्बैंड का है? ओके हाँ। ओके। स्वर्णलता, आपका इरादा इमरजेंसी फंड बनाने का बहुत सही है। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम होता है कि आप अपने लिए कंटिजेंसी फंड बनाएं, इमरजेंसी फंड बनाएं। लगभग आज से 10 महीनों का जो खर्चा है आपका, वो इकट्ठा आपको करके रखना चाहिए। लेकिन क्या उस पैसे को आपको एक इक्विटी फंड में डालना चाहिए? ये चुनाव पर मेरे ख्याल से आपको समझाइश की ज़रूरत है। साथ ही स्वर्णलता, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ये किस लक्ष्य के लिए है? आपका कोई खास गोल है? शायद 10 साल का आपने समय दिया HDFC मिड कैप को, कोई 10 साल के बाद आपको पैसों की ज़रूरत है? हाँ जी, 10 साल में नहीं, अभी तो 5 साल में। वो तो 5 साल से हस्बैंड का चल रहा है, लेकिन अभी 5 साल के बाद बच्चे का थ्रेड सेरेमनी है। 5 साल के बाद? ओके। हाँ ओके, तो उसमें आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी? उसमें 10 से 12 लैक्स 10 to 12 लैक्स 5 साल के बाद। ओके, मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देती हूँ। ठीक है, हेमंत जी, आपके पास है ये सवाल, कैसे गाइड करेंगे स्वर्णलता को? देखिए कविता, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि इमरजेंसी फंड की बात बिल्कुल सही है। आई थिंक किसी के लिए भी वो इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो फिर आपको, अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बट जैसा आपने भी हाईलाइट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इमरजेंसी फंड तो बनाएं, वो एडिक्वेट भी होना चाहिए और साथ में वो सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में उसको आपको चुनना होगा। एक इक्विटी फंड में जब आप पैसा लगाते हैं, तो जैसे हम जानते हैं कि इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, तो बेसिक पर्पस है एक इमरजेंसी फंड बनाने का, वो डिफीट होता है। तो जब अगर आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड को एज एन ऑप्शन देखते हैं, तो फिर वहां पे आपको लिक्विड फंड्स देखने चाहिए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि आप, जैसा मैंने कहा कि उतार चढ़ाव नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वो जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, वो पैसा आपको मिलेगा। तो लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट ही एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। दूसरा, जैसा उन्होंने कहा कि वो मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फ्लेक्सी कैप अगर वो मान लीजिए चेंज करते हैं अपने लिक्विड फंड के हिसाब से, तो मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप एक बेहतर ऑप्शन होगी, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो उनके बहुत ज्यादा नहीं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा जो पोर्टफोलियो उन्होंने दिया, वहां पे मैं देख रहा हूँ कि 3000 रुपए HDFC स्मॉल कैप में टोटल। अगर 5000 में से 3000 आप स्मॉल कैप में लगाएं, तो मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल बनाएगा पोर्टफोलियो। उसके अलावा अगर मैं मान के चलूं कि ये इनका लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो एक हाइब्रिड फंड है उनके पास, तो एक SBI फोकस फंड है। तो 2 चीजें इनको करने की जरूरत है। ये बात सही है कि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों का एक्सपोजर होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, जब तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि आपको ये समझ हो कि किस तरीके से आपको एलोकेशन करनी है। तो एक
पहले तो मैं कहूंगा एसबीआई फोकस अच्छा फंड है, लेकिन इनकी जो जिस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे अगर ये एसबीआई का लार्ज और मिड कैप फंड देखें उसकी जगह तो वो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा 3,000 रुपये जैसा मैंने कहा स्मॉल कैप में, किसी भी स्मॉल कैप फंड में बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन है, उसको आप चेंज कीजिए दोनों को, हाइब्रिड फंड और स्मॉल कैप। उसके सामने अगर आप 2 फंड रखें 2-2 हजार के और इसको आप बिल्ड कीजिए। एक निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड जिसमें तीनों सेगमेंट आपको मिलेंगे और दूसरा एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप, बहुत ही हाई क्वालिटी लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो जब आप 3 फंड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे तो इस लेवल पे भी आपका एलोकेशन सही होगा। आगे जाके इसमें फर्दर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी आपका एलोकेशन काफी समय तक इसमें सही रहेगा। कुछ चेंजेस दूसरे पोर्टफोलियो में, और इमरजेंसी फंड के लिए डेफिनेटली आपको एक लिक्विड फंड की जरूरत है। इक्विटी फंड में अगर आप पैसा लगाएंगे तो बेसिक पर्पस उसका डिफीट। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट वनलता, आपको ये समझाइश दी गई है और अगर कोई सलाह आपको समझ में नहीं आई हो तो हमारा शो यूट्यूब पर भी जाता है, आप लाइव देख सकते हैं। और इनफैक्ट बनो अपना फाइनेंस बिजनेस के सारे शोज़ यूट्यूब पर जाते हैं, शो देखिए, सवाल भी वहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी पड़ाव शो का, निवेश का गुरु मंत्र। अमोल, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, बताएं दर्शकों के लिए आज निवेश का गुरु मंत्र क्या चुना है आपने? जी कविता, जैसा कि हम जानते हैं पिछले हफ्ते से हफ्ते 10 दिन से मार्केट ऑल टाइम हाई की ऊंचाइयां छू रहा है और नई ऊंचाइयों को हासिल भी कर रहा है। तो इस दरमियान हम अपने इन्वेस्टर से जिनका भी पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, काफी प्रश्न हमें आते हैं कि ऑल टाइम है तो क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। मेरा इसमें सिंपल आज का गुरु मंत्र ये रहेगा कि प्रॉफिट बुकिंग नाम की चीज ऐसा आप उसको अप्रोच ना करें। आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि मैं क्या अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल कर पा रहा हूं। और ऑल टाइम हाई का कोई लिमिट नहीं होता है, ऐसा नहीं कि यहां पे जाके मार्केट रुक जाएगा और कंप्लीट उसने गिरना ही है। तो आप अपना जो भी एसेट एलोकेशन है उसके उस एसेट एलोकेशन को आप मार्केट जब भी कोई नई ऊंचाई पार करता है तो आप उसको एसेट एलोकेशन के लिए और रीबैलेंसिंग के लिए यूज करें, लेकिन मार्केट की ऊंचाइयों से ज्यादा अपने फाइनेंशियल गोल्स को, अपने लक्ष्य हासिल करने में अपना ज्यादा ध्यान रखें। ऑलराइट, हेमंत जी, आपका गुरु मंत्र आज का? जी कविता, मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, यानी अपने गोल को डिफाइन करके इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, लेकिन उसको सही मायने में रिजल्ट पाने के लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आपके जो लक्ष्य हो, जो टारगेट हो, बहुत ही रियलिस्टिक हो। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि जितना आपको इन्वेस्ट करना है अपने गोल्स के लिए और जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उन दोनों में जो गैप है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। या तो आप अपने जो गोल्स को रीडिफाइन कीजिए या फिर आपको अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना होगा कि कौन से गोल इंपॉर्टेंट है, कौन से गोल को आप इग्नोर करेंगे। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार आपने गोल को आइडेंटिफाई किया तो आपकी एसेट एलोकेशन सही होगी और उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुन पाएंगे। तो ये इस चीज का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आप गोल बेस बनाने के बाद भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो उसका प्रोसेस का आपको पूरा फायदा नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये है आज के निवेश के गुरु मंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका, अमोल आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराई। इसी के साथ मुझे भी आज के शो में इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। व्हाट्सएप कीजिए, यूट्यूब पर हमारे शो देखिए और यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए जो कि हम शो में शामिल करेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।